नमस्कार, यूपी विशेष में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। यूपी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार यहां पर बढ़ रही है। फिरोजाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मथुरा, बहराइच और कानपुर में नए कोरोना मरीजों के मिलने से प्रदेश में 1568 कोरोना मरीजों की संख्या अब हो गई है और अब तक कोरोना से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले में एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा देखने को मिला है। देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 23,000 करीब पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,684 नए मामले सामने आए। वहीं 37 लोगों की मौत हो गई। हम आपको अलग अलग जिलों की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिरोजाबाद, मेरठ, कानपुर, बहराइच, सहारनपुर, मथुरा की 6 तस्वीरें। यहाँ पर लॉकडाउन का कितना ज्यादा पालन किया जा रहा है, इसी के साथ यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अलग अलग शहरों में ये मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है। यूपी में कोरोना से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ ये आंकड़ा, यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा है। कोरोना जो महामारी, इसका कहर बाकायदा भी देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में। आपको बता दें, पूरे हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में यह आंकड़ा, कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच गया और 700 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। फिरोजाबाद में आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग लगातार सक्रिय है। मेरठ में भी यहाँ पर स्वास्थ्य की तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई, क्योंकि मामले जिस तरह से लगातार सामने आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक बड़ा विषय है। यहाँ पर गंभीर विषय है, हड़कंप मचा हुआ स्वास्थ्य विभाग में भी। इसी के साथ यहाँ पर जो मरीज आज मिले हैं, उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। इसी के साथ तमाम जानकारी उनकी हासिल की जा रही है कि बीते दिनों पहले वो किन लोगों के संपर्क में आए, कितने लोगों को संपर्क यहाँ पर उन्होंने साधा। और मथुरा में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह मदद दी जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे शहर को, जिले को। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 1500 को पार कर गई। प्रदेश में अब तक कोरोना से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 206 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के अब करीब 1538 हो गई है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अभी भी पूरे प्रदेश में जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो रुक नहीं रही है। हालांकि इस बीच राजधानी लखनऊ में जो संख्या है वो करीब 174 हो गई है और करीब 28 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इन सब के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि करीब 206 मरीज जो हैं वो ठीक होकर के घर भी जा चुके हैं और करीब 7 जिले जो हैं वो इस समय कोरोना मुक्त हुए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि लगातार जो संख्या है वो कहीं नहीं रुक रही है और कहीं ना कहीं सबका श्रेय जो है वो तबलीगी समाज पर जाता है, क्योंकि चाहे यहाँ पर सदर में जो एक साथ करीब 60 मरीज मिले थे तो वो कहीं ना कहीं ये तबलीगी समाज से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा बख्शी तालाब में जो एक साथ मरीजों की संख्या मिली थी उसमें भी कहीं ना कहीं तबलीगी समाज के साथ ही जुड़े लोगों के साथ पूरा मामला जुड़ा पाया गया था। यानी पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो करीब 60 से 65% मरीज अभी भी तबलीगी समाज से जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है कि जो इतनी लगातार संख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं इन्हीं तबलीगी समाज के लोगों की वजह से बढ़ी है, जिसकी वजह से अभी भी हर दिन चाहे 10 या 12 या 15 मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं। हसन हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो यहाँ पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसी के साथ ये आंकड़े जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार की चिंता भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं, तमाम वो फैसले ले रहे हैं। समीक्षा बैठक लगातार यहाँ पर हो रही है ताकि इस महामारी को किस तरह से कंट्रोल किया जा सके और यहाँ पर कोई भी परेशान ना हो। इसी के साथ ख्याल रखना पड़ेगा, सुरक्षित रहना पड़ेगा, सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है। बरतागे जहां पर चांद देखने से पहले ही रमजान की चहल पहल दिखने लगती है, लेकिन कोरोना के इस संकट काल में इससे परहेज रखा जा रहा है। लॉकडाउन के बीच ये पहला रमजान मुकम्मल होने जा रहा है। हालांकि मुस्लिम मोहल्लों में कुछ तय वक्त में थोड़ी ढील दी जाएगी। कोरोना वायरस के खौफ के बीच रमजान की तैयारियां हो चुकी हैं। इस दौरान लॉकडाउन का पालन कराने के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में प्रशासनिक स्तर पर भी कवायदें पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन के पालन का सख्त निर्देश है। मुस्लिम मोहल्लों में सहरी और इफ्तारी की रौनक नहीं होगी। सभी को अपने घर में ही 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है। लोग अपने परिवार के साथ सहरी और इफ्तारी कर सकते हैं। इस दौरान लोग ज़कात और जरूरतमंदों की मदद भी कर सकते हैं।
पुलिस की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील लगातार की जा रही है। हमारे साथ में यहाँ के जो एसीपी हैं वो हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस पीस कमेटी की बैठक में किस तरह का संदेश दिया गया, किस तरह की समानता बनाने के लिए लोगों से अपील की गई है। इस बार जो रमज़ान का महीना प्रारंभ हो रहा है, ये लॉकडाउन पीरियड में हो रहा है, तो शांति समिति की जो बैठक हुई है उसमें ये विशेष जो परिस्थितियाँ हैं इनसे अवगत कराया गया है कि किस तरह से आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये पवित्र जो है रमज़ान का महीना है और उनकी इबादत करें, और इनके लिए जो भी पुलिस से, जो प्रशासन से जो भी सहयोग होगा वो इनको दिए जाएगी। सर, जिस तरह से लोगों के मनों में हमने देखा कि एक सवाल था कि जिस तरह से लॉकडाउन का एक समय चल रहा है, ऐसे में मस्जिदों में कितने लोग होंगे, क्या कैसे व्यवस्थाएं करेंगे, कैसे अनाउंसमेंट करेंगे, ये एक कश्मकश चल रही है, तो उसको लेकर के प्रशासन ने क्या इन लोग को अवगत कराया? जो बता दिया कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए ही इनको जो है रमज़ान की इबादत करने की इजाज़त होगी। बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन द्वारा बताया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग को बाकायदे फॉलो करते हुए जो रमज़ान की जो पवित्र माह शुरू हो रहा है उसको लेकर के शुरू किया जाएगा, और वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जाए। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में प्रशासन अलर्ट पर है। शाहजहांपुर में डीएम ने आदेश दिया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 144 और धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि धर्मगुरुओं ने लोगों से जिला प्रशासन के निर्देशों को मानने की अपील जारी की है। नोएडा में भी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सामूहिक नमाज अदा नहीं करने की अपील जारी की है। कल शहर के और जनपद शाहजहांपुर के सभी जो मस्जिद इमाम साहबान हैं उनकी बैठक की गई थी मेरे और पुलिस अधीक्षक के द्वारा, और सबने इस बात पर अपनी सहमति दी है कि तरावी की नमाज भी लोग अपने घरों से ही अदा करेंगे, और जो प्रतिबंध पहले से आयत हैं उसके अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं अभी भी यथावत चलेंगी। उधर गाजीपुर में भी मुस्लिम समाज ने डीएम से 2 वक्त के अजान की अनुमति मांगी थी। ऐसे में हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर जिला प्रशासन ने मस्जिद में 2 वक्त के अजान की अनुमति दे दी है। डीएम साहब ने हम लोगों को नमाज तरावी जो रमज़ान में ईशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है 20 रकत, उस पर वार्ता करने के लिए परसों हम लोगों की वार्ता हुई थी, लेकिन आज फिर से उन्होंने वार्ता इस मुद्दे पर करी, और जो लोग ईशा की नमाज 3 की जमात बना के पढ़ रहे हैं मस्जिदों में, वही लोगों को इजाज़त दे दी कि वही लोग 3 आदमी मस्जिद में तरावी की नमाज भी अदा करेंगे रमज़ान मुबारक के मौके पर। लॉकडाउन से पहले भी मुस्लिम धर्मगुरु लोगों से प्रशासन के निर्देशों को मानने की अपील करते रहे हैं। हालांकि पुरानी गतिविधियों से सीख लेते हुए प्रशासन पहले से ज्यादा मुस्तैद है और लोगों से समझदारी बरतने की अपील भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं कोरोना महामारी के बीच पुलिस अपनी ड्यूटी लगातार कर रही है। जब लोग घरों में बंद हैं, तब भी पुलिस वाले सड़कों पर खड़े होकर लोगों की रक्षा करने में जुटे हैं। इन्हीं कोरोना योद्धाओं से बात की हमारे संवाददाता ने, वो आप सुनिए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है, और लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई मेहनत कर रहा है तो वो कोरोना योद्धा है जो खाकी में है। खाकी यानी पुलिस किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो धूप हो या बरसात हो, हर परिस्थिति में वो लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए तत्पर है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है इस वक्त प्रयागराज में, उसके बाद भी ये कोरोना योद्धा खाकी वाले यानी पुलिस ये लगातार अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। लगातार आने जाने वाले सभी वाहनों को चेक कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आप मास्क का उपयोग करें, आप जो है इस तरीके का कोई कार्य न करें जिससे लॉकडाउन का पालन न हो। बारिश के बावजूद ये अपनी ड्यूटी पर तत्पर, लोगों को जागरूक करने का प्रयास, और साथ ही इनको इस बात की कोई चिंता नहीं कि धूप है या बारिश है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये खुद को कैसे सुरक्षित रखते हैं और लोगों को क्या समझाते हैं। भरत जी, खुद को कैसे सुरक्षित रखते हैं? सैकड़ों लोगों को आप रोकते हैं दिन भर। अपने उनको रोक करके और जाके डिस्टेंस का पालन करें, डिस्टेंस से बात करें और मास्क लगाएं, हेलमेट लगाएं, सुरक्षित चलें, घरों में रहें अंदर। अगर आवश्यकता नहीं है तो बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आवश्यकता है तो आप निकलिए और अपना सुरक्षा के साथ जाइए। खुद को कैसे सुरक्षित रखें? अपने को दूर बना रखिए, सैनिटाइजर और गलों द्वारा जो मास्क प्रदान की है उससे अपना को बचाते हैं और दूर से
अपने आप को कैसे जिस प्रकार से सुरक्षित रखते हैं? सैकड़ों लोगों को रोकते होंगे आप। दूरी बनाकर खड़े होते हैं और मास्क लगाकर और आगे सामने वाले को मास्क लगाने के लिए करते हैं और सैनिटाइजर लगा रखते हैं। दिन भर भैया ड्यूटी करते हो आप, बारिश हो रही, धूप हो रही, इसकी चिंता आप किए बगैर कैसे आप लोगों को समझाते हो और कैसे अपनी सुरक्षा रखते हो? मुख्य हमारा काम जो लोगों को यही मोटिवेट करना है कि वो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर यूज करें, सोशल डिस्टेंस मैनेज करें। तो इससे जो भी वायरस के लक्षण है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुरक्षित करते हैं? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सबसे ज़्यादा मुख्य जरूरी मास्क यूज करते हैं, हम सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं। किसी भी वाहन को आते हैं तो सोशल डिस्टेंस मैनेज रखते हैं। देखिए, ये वो कोरोना योद्धा हैं जो लगातार हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी जो हम संक्रमित ना हो, हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें कोई परेशानी ना हो, लॉकडाउन का पालन हो और लगातार उसको निभाया जाए। इसका हमारे साथ कुछ महिला हैं, इनसे जानेंगे कि कैसे मैडम आप कैसे खुद को सुरक्षित रखती हैं? दिन भर में सैकड़ों लोगों को आप रोकती होंगी। जिसको हम लोग रोकते हैं उससे पहले मास्क लगाने को कहते हैं, अगर नहीं लगाए उनको, और उनको ज़्यादा स्तर है तो कि टच ना करें। अगर बाई चांस टच हो गया तो सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करके और ड्यूटी। सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये है इनका जो फंडा जिसके तहत ये अपने आप को सुरक्षित रखते हैं और साथ ही लोगों को भी ये कहते हैं कि अपने आप को आप सुरक्षित रखें, अपने आप को आप बचाएं। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे उन मजदूरों को वापस लाएगी जिन्होंने 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लिया है। मीलों की दूरी को अपने फलांग से लांघने की जिद, घरों से दूर रहकर अपनों से मिलने की तड़प, चटाक भर अनाज के लिए लंबी कतारों में घंटों का इंतजार, भूख से तड़पते अपने बच्चों को तड़पते देखने की सजा मुमकिन है। ये अब कुछ ही दिनों की बात हो। कम से कम उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के लिए तो राहत की खबर है। राजस्थान के कोटा से छात्रों को घर लाने की मुहिम के बाद योगी सरकार दूसरी मुहिम में जुट गई है। प्रदेश की सरकार अब दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की तैयारी कर रही है। कोरोना के संक्रमण काल में लागू लॉकडाउन के चलते भारी संख्या में मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। हालांकि इसमें भी एक शर्त है। शर्त ये कि सरकार उन्हीं मजदूरों को वापस लाएगी जिन्होंने चौथे दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लिया होगा। शुक्रवार को कोविड-19 की बैठक में सीएम ने अधिकारियों को इसके लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में वापस लाए जाने से पूर्व इन श्रमिकों कामगारों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग कराई जाएगी। तत्पश्चात बस द्वारा सभी को इनके जनपदों में भेजा जाएगा। हमारे श्रमिक और कामगार बंधु जिस जनपद में जाएंगे वहां भी 14 दिन क्वारंटाइन का समय पूरा करेंगे। कोरोना वायरस के चलते उत्तर प्रदेश के मजदूर देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। खाने पीने की कमी के चलते ये लोग लगातार अपने घर वापस जाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि जैसे यूपी सरकार ने राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने का काम किया, वैसे ही मजदूरों की वापसी को लेकर भी आवाजें उठने लगी। उस दौरान देश के अलावा प्रदेश में सक्रिय राजनीतिक दलों ने छात्रों की वापसी पर योगी सरकार की तारीफ की, लेकिन लगे हाथ मजदूरों से मुंह फेरने का आरोप भी लगा डाला। 17 अप्रैल को किए ट्वीट में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा, राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को वापस लाने की योजना का स्वागत है, लेकिन ये सवाल भी है कि अन्य राज्यों में भुखमरी के शिकार हो रहे अति निम्न आय वर्ग के गरीबों को वापस लाने की क्या योजना है, और ये भी कि प्रदेश के तथाकथित नोडल अधिकारियों की मोबाइल मूक मौन क्यों है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी तब योगी सरकार के कदम की तारीफ की थी, लेकिन उन्होंने भी गरीब मजदूरों की वापसी की मांग की थी। 18 अप्रैल को मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा था, कोचिंग पढ़ने वाले लगभग 7,500 युवकों को लॉकडाउन से निकालने और उन्हें सुरक्षित घरों में भेजने के लिए यूपी सरकार ने काफी बसें कोटा राजस्थान भेजी है। ये स्वागत योग्य कदम है।
बीएसपी इसकी सराहना भी करती है, लेकिन सरकार से ये भी आग्रह है कि वो ऐसी चिंता यहाँ के उन लाखों करीब प्रवासी मजदूर परिवारों के लिए भी जरूर दिखाएं, जिन्हें अभी तक उनके घर से दूर नारकीय जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है। सपा और बसपा के अलावा कांग्रेस की महासचिव और यूपी की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी छात्रों को वापस लाने के साथ साथ सरकार से गरीब मजदूरों को घर पहुंचाने की भावुक अपील की। जो यूपी के प्रवासी मजदूर अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उनसे मैं बात कर रही हूँ। मैंने राजस्थान में, दिल्ली में, सूरत में, इंदौर में, भोपाल में, मुंबई और अन्य प्रदेशों में फंसे हुए लोगों से बात की। दूसरी बात कि किसी न किसी तरह से तो हमें इनकी समस्या को हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। कोरोना के संकट काल में देखा जाए तो योगी सरकार ने अन्य राज्यों के मुकाबले कई वाजिब कदम उठाए हैं। इन्हीं में से छात्रों को कोटा से उनके घर लाना भी शामिल था। बाद में इस पहल को दूसरे राज्यों ने भी फॉलो किया। अब योगी सरकार गरीब मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का बीड़ा उठा रही है। मानवीय दृष्टिकोण से योगी सरकार की ये पहल बधाई की पात्र तो है ही, साथ ही साथ राजनीतिक रूप से भी इसे एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। प्रयागराज में तबलीगी जमातियों को नैनी सेंट्रल जेल से हटाकर गहोनिया इलाके में देर रात एक स्कूल में बने अस्थायी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 20 अप्रैल को प्रयागराज पुलिस ने 16 विदेशी जमाती सहित शरण देने वाले 30 लोगों को पकड़ा था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सहित सभी को महबूबा पैलेस में रखा गया था। 21 अप्रैल को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद सभी लोगों को नैनी सेंट्रल जेल की महिला सेल में रखा गया था। देर रात सभी जमातियों को भारी सुरक्षा के बीच एम्बुलेंस से अस्थायी जेल में शिफ्ट कर दिया गया और सुरक्षा के लिहाज से अंदर और बाहर काफी फोर्स तैनात कर दी गई। जेल भेजे गए इन जमातियों में 9 लोग थाईलैंड के हैं और 7 लोग इंडोनेशिया के हैं। किसी को उतारा नहीं है। वहीं गाजियाबाद के डासना में भी अस्थायी जेल बन रही है। माना जा रहा है कि यहां पर उन जमातियों को रखा जाएगा जो फिलहाल आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। ये वो जमाती हैं जिन पर मुकदमे भी दर्ज हैं और इंडिया न्यूज संवाददाता ने बन रहे अस्थायी जेल का जायजा लिया। गाजियाबाद में मुख्य रूप से डासना जेल है जहां तमाम कैदियों को रखा जाता है, लेकिन डासना जेल के अलावा एक और अस्थायी जेल बनाई जा रही है। इस जेल का मकसद क्या है ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर ये जो अस्थायी जेल है वो बनाई जा रही है। ये आध्यात्मिक नगर है, डासना इलाके में ही है, NH 9 के पास है और आध्यात्मिक नगर का ये इंटर कॉलेज है जहां पर अस्थायी रूप से एक जेल बनाई जा रही है। देश में कोरोना संकट के दौरान जो जमाती पकड़े जा रहे हैं और इस दौरान उन पर जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, माना जा रहा है कि इलाज के बाद उन्हें इसी अस्थायी जेल में रखा जाएगा। इसके अलावा तमाम ऐसे मरीज भी यहाँ रखे जाएंगे जो मुकदमा दर्ज होने के बाद फिलहाल अस्पतालों में है, आइसोलेशन में है, लेकिन जब वो ठीक हो जाएंगे तो उन्हें जेल नहीं ले जाया जाएगा, उन्हें इस अस्थायी जेल में लाया जाएगा। यहाँ पर डीएम और एसएसपी ने भी जायज़ा ले लिया है और बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके इस बात की जानकारी दी है कि इस जगह पर अस्थायी जेल प्रस्तावित है। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था सुचारू करने के लिए विद्युत विभाग को आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा पानी की सप्लाई के लिए भी तमाम चीज़ें कही गई हैं और साफ़ सफाई का काम भी यहाँ पर कराया जा रहा है। इलाके की अगर मैं बात करूं तो ये डासना इलाका है और इस तरफ ये नेशनल हाईवे 9 है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर जाते हैं तो डासना का मुख्य इलाका है, जो डासना की मुख्य जेल है जहाँ पर तमाम कैदियों को रखा जाता है। और यहाँ पर हमें अंदर एक कर्मचारी नज़र आ रहे हैं, अगर वो सामने गेट से आएँ तो हम उनसे कुछ पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक इंटर कॉलेज था, लेकिन अब इसे यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है कॉलेज को और इस परिसर को अस्थायी जेल में तब्दील कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक कर्मी हैं जिन्हें हमने बाहर आने का आग्रह किया है और वो देखिए यहाँ वो लॉक खोल रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे। नेशनल हाईवे 9 के किनारे ये आध्यात्मिक नगर इंटर कॉलेज काफ़ी पुराना है। आप देखिए यहाँ पर सन 1958 के बारे में लिखा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए हम इनसे बात करेंगे और यहाँ पर पूछेंगे। मास्क वो लगा रहे हैं, तब तक हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ बनने वाला है।
यहाँ पर सर जेल बनने वाली है बताते हैं। कब से काम शुरू हुआ जेल का? ये तो सब आज हो गया 6-7 दिन हो गए सर। अच्छा, क्या अंदर क्या व्यवस्था चल रही है? अंदर सफाई वफाई हो रही है जी। कितने कमरे हैं यहाँ पर? कमरे तो यहाँ पर सब 14 दिए गए हैं जी। तो कॉलेज का क्या होगा फिर? सब इसके विषय में तो जी हमारे अधिकारी जाने, अब हमें क्या पता सर। जी। तो ये जो कमरे हैं इनमें किस तरह की व्यवस्था हो रही है? आप देख रहे होंगे, क्या सिक्योरिटी की, सुरक्षा की क्या व्यवस्था हो रही है? सुरक्षा की सब अभी दवा ववा इसमें सब पूरे में लगी, सफाई चल रही है सर, बिल्कुल एकदम शाम सुबह इसमें सफाई, झाड़ू वाड़ू लगती, बिल्कुल सफाई होता है, सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। नहीं तो हो चुका है सर। अच्छा अच्छा, तो कब तक यहाँ कौन कैदी लाए जाएंगे, कौन लोग लाए जाएंगे यहाँ? सब इतना तो हमें यही थोड़ा उग रहा है कि यहाँ पर जैसे आते हैं जी, ये जेल बनाया जा रहा है, यहाँ पर जो मिलते हैं उनको पकड़ के कैदियों को यहाँ अंदर किया जाएगा। यानी जो कोरोना संकट में नहीं कहना मान रहे हो, उन्हें यहाँ रखा जाएगा? यहाँ रखा जाएगा सर। अच्छा, पीछे की दीवार कितना है, कितनी सुरक्षा है यहाँ पर? पीछे की दीवार तो सब 8 फुट के आसपास है और पौधे लगे हुए हैं चारों तरफ से। अच्छा अच्छा, तो मतलब कैदी के भागने का तो कोई खतरा नहीं है ना? भागने का तो सब अब 8 फुट है, जी। इससे ज़्यादा तो है नहीं सर। डासना जेल से ये थोड़ी ही दूरी पर है ये? डासना जेल से थोड़ी दूर पर है जी। अभी लगभग कितने दिन लग सकते हैं, क्या अंदाजा माना जाए? सर अब ये तो हमारे अधिकारी बता सकते हैं जी। आप क्या करते हैं यहाँ पर? हमें यहाँ सफाई, पानी पुनी, पौधे वौधों की धुलाई उलाई करते हैं। आ रहे हैं अधिकारी, डीएम एसएसपी लगातार आ रहे हैं? आ रहे हैं सब, अभी कल भी आए थे जी। तो ये बता रहे हैं कि डीएम और एसएसपी कल भी आए थे। और देखिए, ये अंदर आध्यात्मिक इंटर कॉलेज है और यहाँ पर जेल बनाई जानी है। आध्यात्मिक नगर का ये इलाका जो काफ़ी पुराना ये इंटर कॉलेज है, और हमने आपको यहाँ पर एक एक बात सुनवाई। और जो फिलहाल की जानकारी है उसके मुताबिक जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अस्थायी रूप से जो कैदी हैं उन्हें रखा जा सकता है, बंदी के तौर पर उन्हें यहाँ रखा जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल ऐसा सामने आ रहा है कि जो मरीज़ हैं उनमें से बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, उन्हें सीधे डासना जेल ना ले जाकर यहाँ रखा जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसीलिए इस जगह को अस्थायी जेल का नाम दिया गया है। हालांकि देखना ये होगा कि भविष्य में इस अस्थायी जेल का जो इस्तेमाल है उसको किसी स्थायी जेल में तब्दील किया जाता है या नहीं किया जाता है। लेकिन फिलहाल ये अस्थायी जेल बन रही है और डीएम एसएसपी ने इस बात की जानकारी दी है और हम आपको यहाँ पर लाए और इलाके के बारे में आपको तमाम जानकारी दी है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।